हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जो ट्विटर है जिसको अब एक्स कहा जाता है, उसके अंदर अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बेसिकली अभी ट्विटर ने एक रूल निकाला है जहां पर अगर आपके पास में ट्विटर का प्रीमियम है तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग होगी। जो ट्विटर पैसा कमाएगा वो आपके साथ में शेयर करेगा। इसके लिए आपके पास में 15 मिलियन ऑर्गेनिक इंप्रेशन होने चाहिए पिछले 3 महीने के अंदर और 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। फिर आप एड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अंदर आ सकते हैं। अब सिंपल सी बात, अगर आप जीएसटी रिटर्न की बात करके चलो तो अगर आप 20 लाख से नीचे कमाते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, पर 20 लाख से ऊपर कमाते हो जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक सवाल ये निकल के आता है जो कि मैं कहूंगा ग्रे स्पेस है। बहुत सारे सीए शायद मुझे देख रहे हो, नीचे कमेंट में बताना। अगर यूट्यूब की इनकम 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ऐड से आ रही है तो क्या जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या फिर नहीं है? रीजन बता रहा हूं इसका, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की फॉर्म के अंदर आ रहा है, डॉलर के अंदर आ रहा है, ना कि आईएनआर के अंदर आ रहा है। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या हो रहा है, हमसे एक टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया जहां पर हमसे पहले टैक्स कट के आता है। तो आइडियली तो हमारा टैक्स कट चुका है पहले, तो उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स भी नहीं देना चाहिए या देना चाहिए। ये थोड़ा क्लैरिटी करके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ और किसी को इस चीज के बारे में नॉलेज है। और मैं इनवाइट भी कर सकता हूँ अपने चैनल के ऊपर ना इस बारे में डिस्कशन के लिए, अगर किसी को ढंग से इस बारे में नॉलेज है तो। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर, जो एफटीएक्स के बैकमैन फ्राइड है उनको जेल भेज दिया गया कि उन्होंने विटनेस टेम्परिंग करी है। बेसिकली एफटीएक्स नाम की क्रिप्टो एक्सचेंज थी, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पैसे अचानक ही गायब हो गए। अब इसके ऊपर एलिगेशन था, जो कंपनी के सीईओ थे, फाउंडर थे, उन्हीं के ऊपर कहा गया। अब बहुत सारे लोग आए निकल के कि भाई इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है। उसके बाद ये केस कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट ने फिलहाल के लिए बेल दे दी थी इनको। उसके बाद में कोर्ट ने उनकी बेल रिवोक कर दी कि भाई आपने विटनेस के साथ में टेम्परिंग करी है। बेसिकली उन्होंने प्राइवेट राइटिंग शेयर करी है अपने फॉर्मर रोमांटिक पार्टनर की, न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर के साथ में। इसके चक्कर में ऐसा किया गया है। डिफेंस ने बोला कि प्लीज देख लो, माफ कर दो, पर जज ने कहा नहीं, जेल तो जाना पड़ेगा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं डेली ऐसी बिजनेस न्यूज लाता रहता हूं आपके लिए और आपको अप टू डेट रखता हूं बिजनेस इनसाइट्स के अंदर। अगली खबर यूपी से है। तो यूपी गवर्नमेंट 40 एकड़ के लैंड के ऊपर आईटी हब बना रही है। लखनऊ के अंदर इसको बनाया जा रहा है और ये यहाँ पे आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर्स टाइप की चीजें होने वाली है। नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये होने वाला है। यहाँ पर 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जहां पर बेसमेंट भी होगी, ग्राउंड लेवल भी होगा, पार्किंग फैसिलिटी भी होगी और हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम भी होगा। अभी के टाइम पे जो लार्ज आईटी कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज है, उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है इसके लिए। और देखा जाए तो ये योगी जी का मास्टर प्लान है कि किस तरीके से यूपी को ग्रो किया जाए। देखो, यूपी में आईटी हब बनने से आईटी वहां पे भी आने लग जाएगा। हम पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे हैं कि जो भी आईटी हब बन रहे हैं ना, वो नीचे साउथ में ही बन रहे हैं। अगर देखा जाए, नंबर 1 बेंगलोर, फिर उसके बाद हैदराबाद आ रहा है। तो इस साइड पे भी अगर कुछ आए ना, कहते हैं गुड़गांव भी है, पर गुड़गांव उस लेवल पे नहीं है। अगर सोनली इसी सेक्टर को बनाया जाए, यूपी बना सकता है, क्योंकि वो सब्सिडीज भी अच्छी दे रहा है और बहुत सारे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो उससे दो फायदे हो गए यूपी को। एक तो कंपनीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऊपर से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। तो मेरे को लगता है योगी जी इस चीज के ऊपर आने वाले हैं। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करके चले तो वो भी एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं दिल्ली एनसीआर के पास में। मेट सिटी नाम होगा। 8,000 एकड़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, सहवाग स्कूल भी यहाँ पे होने वाला है। इसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और आसपास की जितनी सिटीज है उसके साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर 26 नई एंटरप्राइज ने कमिट किया था 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का। पैनासोनिक, टी सुजुकी, डेंसो जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आने के ऊपर देख रही है। तो देखा जाए तो ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए भी एक अच्छी चीज हो जाएगी। और दूसरी साइड पे अगर हम तेलंगाना की बात करके चले तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। फॉक्सकॉन ने $400 मिलियन और प्लेज कर दिया है इन्वेस्ट करने के लिए तेलंगाना के अंदर। ये सबसे बड़े सप्लायर है एप्पल के और
अभी रिसेंटली इन्होंने कहा था कि $150 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, अब 400 और कह रहे हैं, तो 550 टोटल इन्वेस्ट किया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां से अप्रूवल आ चुका है इस चीज का। ये जो पैसा आएगा ये इंडिया वाली जो इनका वर्टिकल है उसके अंदर आएगा, जिसके 99.99% स्टेक्स फॉक्सकॉन होल्ड करता है। अब इसके ऊपर जो तेलंगाना के मिनिस्टर ऑफ आईटी है उन्होंने बोला है कि यहां से दिखाई दे रहा है कि कितना स्ट्रांग हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब देखा जाए, मैं यहाँ पे सरकारों की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह पे कौन सी है, पर बहुत ज्यादा एफडीआई आ रही है। और ये जो हमारा मेक इन इंडिया पीएलआई वाला सीन चल रहा है ना, इसका फायदा सारी गवर्नमेंट्स उठाने की कोशिश कर रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली में कहाँ लगाओगे, वरना दिल्ली में भी लगा देते हैं। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से 94 आईपीओ जो 2020 से आए हैं उसमें से आधे आईपीओ ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब 50 से 100% रिटर्न, ये नंबर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। जिसमें 26 ऐसी कंपनीज भी है जो कि आईपीओ के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है, जैसे कि पेटीएम हो गया, नाइका हो गया, डिलीवरी हो गया, एलआईसी हो गया। और 2023 के सेकेंड हाफ के अंदर 29 और आईपीओ आने वाले हैं। बाकी सबके सब अभी ये एडवाइस दे रहे हैं कि इस चीज का ध्यान रखना कि जो आईपीओ आ रहे हैं वो ओवर वैल्यूड ना हो। कुछ आईपीओ अभी आए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो ओवर वैल्यूड है। हमने कल परसों बात भी करी थी उस चीज के बारे में। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है, तो उन्होंने बोला है जो गाड़ियों के ऊपर सायरन लगता है उसको खत्म कर देंगे, वीआईपी कल्चर हटा दिया जाएगा, उसकी बात चल रही है। पर देखा जाए वीआईपी कल्चर वाली इस बात नहीं हो रही है। जो सायरन है उसकी आवाज को चेंज करके बाउंसरी, तबला इंडियनाइज करा जाएगा, इंडियन कल्चर को फोकस किया जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है और ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है जितने भी मैं गवर्नमेंट के इवेंट्स में गया हूँ। ये कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको सायरन नहीं चाहिए जो कि वेस्टर्नाइज है, आपको इंडिया का तबला, इंडिया का शंख की आवाज, वो चीजें चाहिए। इस चीज के बारे में नितिन गडकरी जी ने चांदनी चौक फ्लाईओवर जो कि पुणे के अंदर है उसके इनॉग्रेशन के अंदर बताया। ये अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर लंबा है और इसके ऊपर 865 करोड़ रुपीस लगे हैं। इसका गोल ये है वहां पे ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा। बाकी जो पुणे वाले हैं नीचे कमेंट के अंदर बताना ईमानदारी कितनी है, एक्चुअली प्रॉब्लम है या फिर नहीं। अगली खबर, जो गिग वर्कर्स है उनके लिए अच्छी खबर है, उनको जल्दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, बाकी बाकी जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो। अगर देखा जाए गिग वर्कर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो उनको सैलरीड एम्प्लॉय वाले बेनिफिट नहीं मिलते कंपनी से। पर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जा रही है। राजस्थान के अंदर ही रिसेंटली इस चीज के बारे में बात करी गई थी, जहां पे गिग वर्कर का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया गया कि भाई वो कौन है, उनकी आईडीज क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज है और फ्यूचर के अंदर गिग वर्कर्स को भी एक एम्प्लॉय की तरह देखा जाए। अभी के टाइम पे इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के पास में तकरीबन 15 मिलियन गिग वर्कर्स है, 1.5 करोड़। और इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर होने के चक्कर में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी होगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ बेनिफिट हो गए या फिर बाकी चीजें हो गई। तो ये इनिशिएटिव अच्छा रहेगा। बाकी मुझे पर्सनली लगता है सारे गिग वर्कर्स नहीं, पर बहुत सारे ऐसे गिग वर्कर्स है, ये मैं ओला, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिट वालों की बात कर रहा हूँ, ये बहुत गंदी ड्राइव करते हैं। मेरे पास तो वीडियोस रिकॉर्ड है, मेरा मन था ट्वीट कर दूं, फिर मैं कहा किसी के काम धंधे का क्या करना। मतलब बंदा बिना हेलमेट के चला रहा है और एक हाथ से चला रहा है और ऐसे 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 गेड़िया मारता हुआ जा रहा है और जगह भी नहीं दे रहा। और उसके बाद कुछ बोल रहा हूँ तो ऐसा, हाँ आजा आजा, दोनों हाथ छोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरा मन था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मेरा मन था मैं ट्वीट वीट कर दूं या कहीं डाल दूं, तो मैं किसी की नौकरी क्यों खानी। बाकी ये चीज हो रही है, आप आपके साथ एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता, नीचे कमेंट में बताना, जो भी ड्राइव करते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो खासकर मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बिना हेलमेट के चलाएंगे, बहुत गंदी चलाएंगे, कभी भी कट मार लेंगे, अचानक ही आगे से निकाल लेंगे, अचानक ब्रेक मार देंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब इसको 10 मिनट डिलीवरी का रीजन कहो या कुछ भी कहो, क्योंकि मैंने जोमेटो वालों को भी ये करते हुए देखा है जहां पर 10 मिनट डिलीवरी नहीं है। मैंने बिग बास्केट वालों को भी करते हुए देखा, मैंने सबको करते हुए देखा है। अगली खबर एथर एनर्जी की है, तो उनका प्लान है 25 से 30% मार्केट कैप्चर करना फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक आते आते। ओला भी मार्केट शेयर बैठा है लेके। अब इनका टारगेट ये है डबल कर देंगे मार्केट शेयर को। और कैसे कर देंगे, इन्होंने अभी रिसेंटली अपना नया स्कूटर निकाला है, साथ में ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं, 20,000 यूनिट पर मंथ पे ले जाएंगे। साथ में जो उन्होंने नया स्कूटर निकाला है 450S मॉडल, उनका ये कहना है कि जो 125cc वाले नॉर्मल स्कूटर वाले पेट्रोल वाले, उनसे हम कंपीट करेंगे। जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,30,000 रुपए के आसपास है। तो इनका कहना है जो एनटॉक वाली मार्केट सेगमेंट है वो हम खा सकते हैं। बाकी देखा जाए तो ओला भी निकाल रहा है इस सेगमेंट के अंदर,
और वो तो लाख रुपए से नीचे वाले निकाल रहा है, तो मुझे लगता है मार्केट शेयर तो नहीं खा पाएगा। ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर इन्फो एज के फाउंडर संजीव जी की है। तो उन्होंने बोला 4B नेटवर्क्स के अंदर जो इन्वेस्ट किया था वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी उनके लिए। उन्होंने बोला कि हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे चैलेंजेस आते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्रॉड करना, गलत तरीके से काम करना दिक्कत है। अगर देखा जाए तो इन्होंने तकरीबन 288 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे उसके अंदर, जहां पर 276 करोड़ तो शेयर की फॉर्म में थे, 12 करोड़ डेट फाइनेंसिंग था, मतलब लोन की फॉर्म में था, और इन्होंने कुछ टाइम पहले इसको राइट ऑफ कर दिया था। उनको लगा भाई ये तो फ्रॉड है, पैसा हमारा गया। इन्फो एज के अगर हम स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करके चले तो वो 200 करोड़ था Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, ऑलमोस्ट 35% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू की बात करके चले वो भी 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो यहाँ से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो भी मात खा जाते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। और आज हमारी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर एक वीडियो आने वाली है जहां पर हम बात करेंगे वीसीज क्यों फोर्स करते हैं एक स्टार्टअप को फेक ग्रोथ के लिए। बहुत डीप वीडियो होने वाली है और बहुत फैक्चुअल डेटास बताया मैंने उसमें, रियलिटी ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स बताया विद नंबर्स, ठीक है, विद इन्फोग्राफिक्स। मतलब उसमें आपको दिखाई देगा किस कंपनी ने कितना किया, किसने कितना किया, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारा आपकी आई ओपनिंग रहेगी इंडियन स्टार्टअप के लिए। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2022 से सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है, 83 रुपीज से नीचे पहुंच गया है। ये बहुत बुरी चीज है अगर देखा जाए तो। इसका रीजन ये कहा जा रहा है यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, 4.18% कर दिया गया है। इसके चक्कर में यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, इसके चक्कर में यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और हमारी करेंसी डूब रही है। अगली खबर पीवीआर आइनॉक्स की है। तो उन्होंने हाईएस्ट एवर डेली वीकेंड एडमिशंस रिपोर्ट की है, अपने बॉक्स ऑफिस नंबर भी रिकॉर्ड किए हैं। रीजन कहा जा रहा है ये जो गदर आई है, ओ माय गॉड आई है, और साथ में जेलर आई है, उन्होंने एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से पिक्चरें ठीक आ रही थी। ओपनहाइमर हो गया, बारबी हो गई, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वो थी, इंटरनेशनल थी, येट अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर रही थी। उसके बाद रॉकी रानी आई। रॉकी रानी मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको क्या लगता क्या नहीं लगा, मुझे वो पिक्चर अच्छी लगी। रॉकी रानी के अंदर एक बात मुझे छू गई, ठीक है, और वो मैं रिलेट कर पाया। ये मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो मेरे लिए कुछ चीजें डिफॉल्ट लेके आती है जो शायद तुम्हारे लिए डिफॉल्ट नहीं है। तो इसके ऊपर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत डीप चीज थी। अगर इसके लिए जिसने पिक्चर देखी है उसको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी मुझे पर्सनली लगता है ऐसा होता है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट थी, मुझे लगता है ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि मैंने घर में ऐसा देखा था, रिश्तेदारी में ऐसा देखा था, मैंने कहा मेरे लिए तो यही होता है। पर जब मैं कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, दुनियादारी देखी, तो पता लगा नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, हमारे घर में ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता है। तो पहले मैं तो कुछ नॉर्मल रह जाता था उन चीज़ों के ऊपर, अब मुझे पता लगा उसके ऊपर अलग तरीके से भी बिहेव करना होता है। रॉकी रानी के बाद में फिर ये ओ माय गॉड आ गई, गदर 2 आ गई। गदर 2 ने तो आग लगा रखी है। ओ माय गॉड देख लिए, गदर हम देखने जाएंगे परसों, यहाँ टिकट ही नहीं मिल रही है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और साथ में साउथ की जेलर हो गई, उसके भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। बाकी मैं कोई मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तभी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तभी पीवीआर एक रिकॉर्ड तोड़ पा रहा है। साथ में पीवीआर ने वो जो स्कीम निकाल रखी है ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वाली, उसके चक्कर में भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने कजन के साथ में गया था, सब ने एक एक डब्बा उठाया। 910 रुपए का वो डब्बा है, एक पॉपकॉर्न और एक कोल्ड ड्रिंक का, जिसको आप अनलिमिटेड रिफिल करा सकते हो। कितना रिफिल करा लोगे ये बताओ। मैं सुबह जिम गया, 1000 कैलोरी फूक के आया, घर पे आया, मैंने पिज्ज़ा घर का खाया, चीज़ वाला। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं सीधा, हम पिक्चर देखने चले गए। पिक्चर में ये डब्बा लिया, हमने पॉपकॉर्न खाया, भम 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 भम, और कोल्ड ड्रिंक पी। कम से कम मैंने 5 बार रिफिल कराई वो 800 850 ml वाली कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वसूली करनी थी, कैलोरी पूरी हो गई। फिर बाद में रियलाइज हुआ कोई सेंस नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, हम पानी पी के भी गुजारा कर सकते हैं और बाहर आके केएफसी या मैकडी वैकडी कुछ अच्छी चीज खा सकते हैं। अगली खबर एक्सप्रेस बी की है। तो उन्होंने ट्रैकॉन को खरीद लिया है। ट्रैकॉन बहुत पुरानी कंपनी है अगर देखा जाए, और एक्सप्रेस बी 2015 के अंदर शुरू हुई कंपनी है। इसकी वजह से अब एक्सप्रेस बी और एक्सपेंड हो पाएगा। ट्रैकॉन के जो फाउंडर और सीएमडी है वो अभी जुड़े रहेंगे आने वाले 2 सालों तक कम से कम कंपनी के साथ में, और इंडिपेंडेंटली बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। बाकी जितने को फाउंडर्स है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और वो निकल के चले गए हैं। ट्रैकॉन 20 साल पुरानी कंपनी है और अभी रिसेंटली उन्होंने 8.22 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया था। अभी के टाइम
टाइम पे 5600 पिन कोड्स पे ऑपरेट कर रही है, 12,000 पिन कोड्स पे जाना इनका प्लान है। अगर हम एक्सप्रेस बी की बात करके चले तो एक्सप्रेस बी थर्ड लार्जेस्ट न्यू एज लॉजिस्टिक कंपनी है। नंबर 1 पे डिलीवरी आ रही है, फिर ई-कॉम एक्सप्रेस आ रही है, फिर ये आ रहे हैं। बाकी आप कौन-सा यूज़ करते हो डिलीवरी पार्टनर? शिप रॉकेट टाइप्स वाला जो कि सब कर देता है, या फिर इंडियन पोस्ट टाइप्स? किसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? नीचे कमेंट में बताओ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये ज़रूरी है। अगर आप करते हो तो नीचे कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस किसके साथ सबसे बेस्ट रहा है? क्योंकि मैंने शिप रॉकेट का बहुत नेगेटिव सुना है लोगों से, तो मुझे बताओ नीचे कमेंट के अंदर, आपके लिए बेस्ट कौन-सा है? शिप रॉकेट भी है तो बता सकते हो। अगली खबर कंट्री रिलाइट की है, तो उन्होंने 543 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, और जो उनके लॉसेस है वो 6.6x बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर रेवेन्यू की बात करके चले तो 70% राइज आया है, 500 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू पहुंच गया है, और बाकी नंबर्स अच्छे नहीं है। आरओसीई की बात करके चले तो वो -71.5 पे है। एबिटा की बात करके चल लो 31% माइनस के अंदर है। अगर इनकी ओवरऑल सेल की बात करके चले तो 68% फ्रेश मिल से ये काम कर रहे हैं, और बाकी पनीर, कर्ड वगैरह वगैरह जो आइटम्स बेच रहे हैं वहां से बाकी रेवेन्यू आ रहा है, और वो भी 2.5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर सेबी की है, तो सेबी ने 15 दिन और एक्सटेंशन मांगा है अडानी ग्रुप के जो केस के ऊपर अपडेट देने के लिए। तो बेसिकली कोर्ट ने इनको 14 अगस्त तक का टाइम दिया था कि 14 अगस्त के अंदर आप हमको पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाई है अडानी ग्रुप के ऊपर वो सही है या फिर नहीं है। एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जो कि उसकी खुद की कंपनी कर रही है, और वो शेयर के प्राइसेस को ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजिशंस की बात चल रही थी। 24 ट्रांजिशन है जिसके ऊपर कुछ कांड हो सकता है, जिसमें से 17 ट्रांजिशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लिया सेबी ने, बाकी कुछ बच गई है तो उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है। एक्सटेंशन जब इनको दिया गया था लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला था हमको कुछ टाइम और चाहिए, कुछ टाइम और चाहिए, तो फिर कोर्ट ने कहा था तुम पहले ये तो करो फिर देखेंगे। तो अब शायद एक्सटेंशन मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको रिलेटिवली फ्लैट दिखाई दी है। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आने के ऊपर सब वेट कर रहे हैं, बाकी वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि हमने देखा है सब्जियों के प्राइसेस बढ़े हैं। अगस्त के महीने की बात करके चले तो 2% जो निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स है वो डाउन है। अगर हम एनालिस्ट की बात मान के चले तो उनके हिसाब से जो चाइना के अंदर कंसर्न चल रहे हैं, वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है, वहां पे जो डिमांड का स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी कंसर्न है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लोकल मार्केट से अपना पैसा धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। अब इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो पता लगेगा मार्केट किस डायरेक्शन में रुख बनाती है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, सारे इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक खबर निकल के आई थी ना, हमने 3-4 दिन पहले ही बात करी थी कि जो उनके ऑडिटर है वो छोड़ के जा सकते हैं। अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, ना ऑडिटर के थ्रू हुआ है, ना हमारे अडानी ग्रुप के थ्रू हुआ है। तो वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बाकी कुछ नहीं पता, टाइम बताएगा। और इसी के साथ आज की ये बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अ खैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।